Welcome to the channel again, 183 episode. Let's start. काम कर रहा था। जब आदित्य फाइटिंग एरिना से उस टाइम बाहर निकला था, तब भी उसका सिर दर्द कर रहा था और उसे कुछ भी प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा था। उसके सामने सब कुछ अभी भी धुंधला और लाल कलर का ही था, जिसकी वजह से उसे चलने में भी दिक्कत आ रही थी। जितने भी गार्ड्स वहां पर खड़े हुए थे, वो आदित्य को लड़खड़ाता हुआ चलता देख और उसके सिर से खून निकलते हुए देख बहुत हैरान थे। उनमें से कुछ आदित्य की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि वो आदित्य से बात तक नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने उसे अपने ही हाल पर छोड़ दिया। 2-4 कदम आगे चलने के बाद ही आदित्य अपने पांव पर प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाया और फिर लड़खड़ा कर गिर गया था। उसके सिर से खून निकलकर नीचे रेड कारपेट पर लग गया था और वहां पर वो ज्यादा ही साफ साफ दिख रहा था। तब आदित्य ने सोचा कि उसे आराम की बहुत जरूरत है, लेकिन वो रेड कारपेट पर वैसा नहीं कर सकता। उसे अपने टेंट में जाकर उन फलों में से एक फल को खाना ही होगा और अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिस्टोर करना होगा। यही बात सोचकर उसने हिम्मत की और वो अपने पैरों पर वापस से खड़ा हुआ और लड़खड़ाकर चलते हुए धीरे धीरे अपने टेंट की तरफ जाने लगा। आदित्य ने थोड़ी हिम्मत की और वो फिर धीरे धीरे आगे जाने लगा। उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही थी, लेकिन उसे हल्का हल्का इंप्रूवमेंट दिख रहा था। पर फिर भी उसका सिर इतना दर्द कर रहा था कि वो ढंग से अपने पांवों को सही डायरेक्शन में फोकस में नहीं ला पा रहा था और एक बार फिर वो जमीन पर गिर गया। इस बार उसने उठने की बहुत हिम्मत और कोशिश की, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। उसके हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे थे और उसे लग रहा था कि शायद वो उठ ही नहीं पाएगा। इसी बात को सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़कर वो बस वहीं लेटा रहा। तभी अचानक उसे फील हुआ कि किसी ने आकर उसे उठाया और फिर अपने कंधे पर डाल लिया। आदित्य को फील हुआ कि वो कोई आदमी है, पर उसका चेहरा उसे नहीं दिख रहा था और उसे समझ नहीं आया कि वो कौन है। वो उस आदमी से कुछ भी पूछे या फिर कुछ भी करे, उसकी अपनी हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और उम्मीद करने लगा कि वो आदमी जो भी है वो बस उसे जल्द से जल्द उसके टेंट में पहुंचा दे। उसकी आंखें बंद थी, इसलिए उसे कुछ दिख तो नहीं पा रहा था, लेकिन सूरज की गर्मी और उस आदमी के चलने की मूवमेंट हल्की हल्की महसूस हो रही थी। फिर उसे महसूस हुआ कि वो सूरज में से हटकर किसी शेडेड जगह पर आ गया है। फिर जिस भी आदमी ने उसे उठाया था, उसने उसे बेड पर लेटा दिया। बेड पर लेटते ही आदित्य थोड़ा सीधा होने की कोशिश करने लगा और हाथ को इधर उधर घुमाकर फल की थैली को आसपास ढूंढने लगा। तब उसे आवाज आई, अपनी जगह पर लेटे रहो आदित्य, ज्यादा हिलने की कोशिश मत करो, तुम्हारे सिर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। आदित्य को उस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसे समझ आ गया कि यह आवाज वजीर की है और फिर उसने धीरे से कहा, वजीर, वो फल थैली में से फल दे दो वजीर, मुझे बस एक फल दे दो। आदित्य की इतनी बात सुनकर ही वजीर आसपास देखने लगा और जब उसे आईने के पास में लगी हुई टेबल पर फल की थैली दिखी तो वो उसने उठा ली। उसके अंदर उसने देखा कि बहुत सारे फल थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य कौन सा फल मांग रहा है। तब उसने आदित्य से पूछा, आदित्य, यहाँ पर 2 तरीके के फल हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए, जल्दी बताओ। फल दे दो वजीर, बस फल दे दो, आदित्य ने फिर वैसी आवाज में कहा और तब वजीर ने देखा कि वो बेहोश होने वाला है। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे और तब उसने एक पीले कलर का फल निकाला और जल्दी से आदित्य के बेड पर बैठकर उसे सीधा किया और उसके मुंह पर लगा दिया। जैसे ही आदित्य को अपने मुंह पर वो फल महसूस होने लगा, वो उसे चबाकर खाने लगा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और वो धीरे धीरे करके फल को खा रहा था। जब उसने उस फल को अच्छे से खा लिया, तब वजीर ने उसे वापस लिटा दिया और वो इंतजार करने लगा कि अब क्या होगा। आदित्य की आंखें अभी भी बंद थी और उसके सिर से जो खून निकल रहा था वो बेडशीट को खराब कर रहा था। वहीं पर खड़े होकर वजीर बस एक जादू के होने की उम्मीद कर रहा था और जब कुछ असर नहीं हुआ तो वजीर को लगा जैसे उसने कोई गलत फल आदित्य को खिला दिया है। लेकिन तभी उसने देखा कि आदित्य के सिर से खून निकलना बंद हो गया है और उसके शरीर पर जितनी भी खरोंचाई थी वो सब अपने आप ठीक हो रही हैं। वो इस चीज को देखकर बहुत हैरान हो गया और समझ नहीं पाया कि ये अचानक से क्या हो रहा है। जब सारी खरोंचें ठीक हो गईं, तब उसने आदित्य के चेहरे पर देखा कि कब वो अपनी आंखें खोलेगा और 2 सेकंड बाद ही आदित्य ने अपनी आंखें खोल दी। आदित्य की जब आंखें खुली तो वो सीलिंग की तरफ
उसे अपने सिर में दर्द महसूस नहीं हो रहा था और ना ही वहां से खून निकलता हुआ महसूस हो रहा था। उसके हाथ पैर भी अब प्रॉपरली काम करने की कंडीशन में आ गए थे और उसकी आंखों से भी अब उसे साफ साफ दिख रहा था। उसने अपने अंदर फील किया कि उसकी एनर्जी भी पूरी तरह रिस्टोर हो गई है और जब उसे महसूस हुआ कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है तब वो बेड पर सीधा होकर बैठ गया। उसकी नजरें फ्लोर पर थी जहां पर उसे वजीर के पांव दिख रहे थे, लेकिन जब उसने थोड़ा सा आगे देखा तो उसे दिखा कि वहां पर किसी और के भी पांव हैं, यानी कि कोई और भी है वहां। वो देखकर ही जब उसने नजरें ऊपर की तो उसे सामने वजीर खड़ा हुआ दिखा और उसके 3 कदम पीछे खड़ी हुई मृणाली दिखी। आदित्य ने जब मृणाली को देखा तब उसकी आंखों में से अभी भी आंसू गिर रहे थे और गालों पर वही निशान थी। वो बहुत उदास थी और हैरान भी दिख रही थी, लेकिन आदित्य उससे ज्यादा देर नजरें नहीं मिलाना चाहता था और इसलिए उसने अपनी नजरें थोड़ी घुमा ली। जब उसने वजीर के हाथ में फल देखा तो उसे समझ आया कि वजीर ने अभी उसे सर्वशक्ति का वाला फल खिला दिया है जो उसके पास आखिरी था। उसने थोड़ी तेज आवाज में पूछा, वजीर तुमने मुझे ये वाला फल क्यों खिला दिया? ये मेरे पास आखिरी था और सबसे पावरफुल भी यही है। मैं इसे बाद के लिए सेव करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ये अभी खिलाकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। अभी के लिए मेरी एनर्जी रिस्टोर हो गई, लेकिन अगर अगली फाइट के बाद भी मेरी यही हालत हुई तो मैं इस तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा। तुम बेवकूफ हो क्या वजीर? तुम मुझसे पूछ नहीं सकते थे कि कौन सा फल खिलाना है? आदित्य की उस तेज आवाज को सुनकर वजीर ने अपनी नजरें नीचे कर ली। आदित्य को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो चाह रहा था कि उसे खड़े होकर वहां से मारकर बाहर निकाल दे, लेकिन फिर उसकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई और वो बेड पर वापस लेट गया। तब मृणाली ने कहा, वजीर क्या तुम थोड़ी देर मुझे और आदित्य को अकेला छोड़ दोगे? मुझे इससे कुछ बात करनी है। मृणाली की बात सुनकर वजीर ने गर्दन हिलाई और फिर वो वहां से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही एक बार आदित्य ने मृणाली की तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि जो दुख उसे था वो अब गुस्से में बदल गया है। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और सीलिंग की तरफ देखने लगा। तब मृणाली ने चिल्लाकर तेज आवाज में कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आदित्य? मैं कभी समझ ही नहीं पाती हूँ। जो आदमी तुम्हारी परवाह करता है और तुम्हारे बारे में सोचता है तुम उससे ही इस तरीके से डील करते हो जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वजीर तुम्हें एक तो वहां से यहां तक उठाकर लेकर आया, उसने तुम्हें यहां लिटाया और जब वो फल ढूंढ रहा था तो उसने तुमसे पूछा भी कि तुम्हें कौन सा फल खाना है, लेकिन तुम कोई जवाब नहीं दे पाए तो उसने जल्दी जल्दी में वही फल खिला दिया जो उसे सही लगा। तुम नोटिस करो आदित्य कि तुम उसकी वजह से ही यहाँ पर बैठे हो, वरना तो तुम वहीं पर गिर चुके थे, पर यहाँ पर आकर भी तुम बेहोश ही हो जाते। अगर सही टाइम पर मैं और वजीर नहीं आते तो पता नहीं कोई तुम्हारी मदद करता भी या नहीं, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो बस आवाज तेज की और उस पर चिल्ला दिया। उसके इमोशन की तो कोई कदर ही नहीं है ना तुम्हें। अरे उसकी क्या, तुम्हें तो हर उस इंसान के इमोशन की कोई कदर नहीं है जो तुम्हारे बारे में सोचता या परवाह करता है आदित्य। पता नहीं तुम कितने खराब हो सकते हो। मृणाली इतना कहकर चुप हुई और एक्सपेक्ट करने लगी कि आदित्य कुछ जवाब देगा, लेकिन आदित्य ने कुछ भी नहीं कहा और वो अभी भी सीलिंग की तरफ ही देख रहा था। उसे अब रियलाइज हुआ कि गलती उसी की थी और उसने फालतू में ही वजीर पर चिल्लाया। उसे अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उसे चुप देखकर मृणाली को लगा जैसे वो उसे इग्नोर कर रहा है और तब उसने उसी टोन में आगे कहा, हाँ यही तो आता है तुम्हें आदित्य, कि कोई अगर तुम्हें तुम्हारी गलती बता दे तो तुम उसे बस इग्नोर कर देते हो और ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें सुनाई दिया है और अब तुम रिग्रेट कर रहे हो, पर रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा आदित्य। जो काम तुमने शुरू किया है उसे अब तुम्हें सही करना भी जरूरी है। तुम्हें अपने फाइट का मकसद, अपनी जिंदगी का मकसद पता होना जरूरी है। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे हालचाल पूछने आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत है। आई होप कि तुम अच्छे से लड़ो। अब मैं यहाँ पर आना प्रेफर नहीं करूंगी। मृणाली इतना कहते ही वहां से गुस्से से बाहर निकल गई। उसके जाते ही आदित्य टेंट के गेट की तरफ देखने लगा और फिर वो सीधा होकर बैठ गया। उसके मन में एक पल के लिए आया कि वो मृणाली को बाहर जाकर रोकने की कोशिश करे और उससे पूछे कि वो ऐसा क्यों सोचती है कि आदित्य को अपनी फाइट का मकसद पता नहीं है और उससे बात करे, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो वैसे ही बैठा रहा कि तभी वहां वजीर अंदर आया और उसने आदित्य से कहा, अगली फाइट शुरू होने वाली है आदित्य। एक बॉडीगार्ड आया है और उसका कहना है कि सुशील ने तुम्हें बुलाया है, तो क्या मैं उसे बोल दूं कि तुम तैयार हो? मुझे माफ कर देना वजीर,
कि मैंने तुमसे बिना पूरी बात जाने ही चिल्ला दिया। गलती मेरी थी कि मैं तुम्हें नहीं बता पाया कि कौन सा फल खिलाना है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। उस गार्ड से कह दो कि मैं अगली फाइट के लिए तैयार हूं और तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो, मैं आता हूं। आदित्य की इतनी बात सुनकर वजीर ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां पर रिग्रेट और माफी दिख गई थी। उसने एक बार अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो वहां से चला गया। फिर आदित्य ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और वो खड़ा होकर अगली फाइट के लिए बाहर जाने लगा। Thanks for hearing.